गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बच्चे, अभी हम लॉज ऑफ मोशन के कुछ और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। हमने पहले से किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। पिछले कुछ क्लासेस में हमने एक तो नॉर्मल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस किए थे और कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे जो एडवांस कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। एक तो कांस्टेंट रिलेशन, सूडो फोर्सेस, फ्रिक्शन, ठीक है। तो आज मैं वैसे ही जनरल जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए वैसे ही क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ। ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ विद अ पर्टिकुलरली रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन, ठीक है। ये एक पुली है और सीलिंग से ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है और एक ब्लॉक ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है। और इसका वेट दिया हुआ है 30√2 न्यूटन, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमको दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। और इस ब्लॉक का मास है 7 kg, ठीक है। और लिखा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको बताना है टू फाइंड टोटल कांटेक्ट फोर्स ऑन the 7 kg block from ground, ठीक है। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है ज्यादा। टोटल कांटेक्ट फोर्स निकालना है 7 kg ब्लॉक के ऊपर। फोर्सेस दिखाओ। ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहां से वेट ऐसे लग रहा होगा और टेंशन टी ऐसे लग रहा होगा, तो यही सेम टेंशन टी यहां पे भी लगेगा, ठीक है। अब ये 7 kg वाले ब्लॉक के ऊपर बाकी के फोर्सेस दिखा दो, ठीक है। क्या करना है, इसमें एक 70 न्यूटन का वेट तो लगना ही लगना है, ठीक है। टेंशन जो लग रहा है इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे होंगे और ये टेंशन क्या होगा, इसके वेट के इक्वल होगा, विच इज 30√2। सो दिस विल बी 30√2 न्यूटन, ठीक है। तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा क्योंकि 45 डिग्री है ना, तो दोनों 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन लिखा नहीं है कि फ्रिक्शन है, लेकिन डेफिनेटली इसमें फ्रिक्शन होगा क्योंकि 30 न्यूटन जो आगे की तरफ लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक पीछे फ्रिक्शन 30 न्यूटन का होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको म्यूएन होना जरूरी नहीं है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, मोशन नहीं हो रहा, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू एक्चुअली 30 न्यूटन हो जाएगा। F विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। और कांटेक्ट फोर्स में एक नॉर्मल रिएक्शन का भी फोर्स होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स तुम यहां से ऐसे दिखा दो, N का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ये लिखेंगे N + 30 इक्वल टू 70, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, ये वर्टिकल के लिए है। तो यहां से N का वैल्यू आ जाएगा 40 न्यूटन। तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स होता है ना, वो क्या होता है, N और F का वेक्टर सम। सो दिस इज नेट कांटेक्ट फोर्स, R से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो R क्या हो जाएगा, 30² + 40², पाइथागोरस से निकाल लो, √ इक्वल टू 50 न्यूटन। बिल्कुल ठीक है, 50 न्यूटन इज परफेक्टली ऑल राइट। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये अगेन रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। एक पुली है और इससे एक छोटा सा पार्टिकल हमने लटकाया हुआ है, इसका मास m है, एंड देन देयर इज a rod
ठीक है, ये रॉड है, इसका लेंथ L है और इसका मास m/2 है। ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो लिखा है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू क्रॉस द रॉड, यहां से रिलीज करो। ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पूरा सिस्टम। टाइम टेकन बाय द रॉड टू क्रॉस द बॉल कितना होगा। ठीक है, कैसे करोगे? देखो ये m/2 है और ये m है, तो डेफिनेटली ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, इन दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। आदित्य ने कहा √3L/g, √3L/g। देखो एक्सेलेरेशन हमने दोनों का अगर निकाल लिया और एक इधर जा रहा है और दूसरा ऊपर जा रहा है, तो इट इज बेस्ट टू यूज द टेक्निक ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, ए रिलेटिव निकाल लो, एस रिलेटिव निकालो, यू रिलेटिव लिखो और फिर टी लिखो। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², इससे कर लो, दिस इज द हिंट। तो पहले तो ए रिलेटिव निकालो। ए रिलेटिव क्या हो जाएगा? ये नीचे ये ऊपर, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन ऐड हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2a। ठीक है, a कितना होगा? याद होगा आपको एटवुड मशीन, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। सो m माइनस m/2 अपॉन m प्लस m/2 इंटू जी। सो दिस इज g/3। तो यहां से a रिलेटिव इज 2g/3। s रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में l डिस्टेंस कवर करना है, दोनों को मिलके l डिस्टेंस कवर करना है। a रिलेटिव इज 2g/3, u रिलेटिव 0, क्योंकि दोनों ने 0 से चलना शुरू किया है, तो हम लिख सकते हैं t इज √2s रिलेटिव अपॉन a रिलेटिव। कैसे आया? ऐसे लिखोगे ना, s रिलेटिव इज इक्वल टू हाफ a रिलेटिव इंटू t², क्योंकि u रिलेटिव 0 है, तो ये हम लिखेंगे 2l अपॉन 2g/3 अंडर रूट। सो दिस इज अंडर रूट 3l/g। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एक मूवेबल वेज है और ये एक स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है और ये लिखा है कि जहां पे ये वेज के कांटेक्ट में है वो हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का हाइट, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब ये लिखा है कि इस वेज को, ठीक है, इस वेज को हम चला रहे हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से लेफ्ट की तरफ। तो आपको बताना है कि ये जो स्फीयर है ये किस स्पीड से राइज करेगा। ठीक है, इस मोमेंट पे स्फीयर नीचे फ्लोर को भी टच कर रहा है और हमारे वेज को भी टच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट दिस इंस्टेंट कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ स्फीयर 10 सेंटीमीटर, जिस पॉइंट पे ये वेज के साथ कांटेक्ट में है उस पॉइंट का हाइट
ग्राउंड से 2 सेंटीमीटर है, ये लो मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ये स्फीयर कितनी स्पीड से ऊपर राइज करेगा, ठीक है। मैं तुमको वैसे थोड़ा सा याद दिला देता हूं, ठीक है, शायद भूल ना गए हो कि, या मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये याद है ये बताया था तुमको कि अगर इस तरह से गाइड्स लगे हुए हों और ये वेज अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ये V1 और ये V2 से नीचे आ रहा है, ये थीटा, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, ये पॉइंट इधर जाएगा और ये पॉइंट नीचे आएगा और ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो देख लो ये जो है इसका, लेट अस कॉल दिस x, लेट अस कॉल दिस y, so y by x is tan theta, so y is x tan theta and therefore v2 is v1 tan theta। चलो ये मैंने आपको रिलेशन याद दिला दिया, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें हमको एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ है, ये वाला एंगल मुझे चाहिए थीटा, ठीक है। अब ये वाला एंगल कैसे निकालूं, तो मैं सोचता हूं कि जैसे ये लाइन को इससे मिला दिया जाए, ठीक है, और इसको यहां से मिला दिया जाए, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा निकाल सकते हो अगर हम, ठीक है, क्योंकि जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है ना, जो इसके और इसके बीच में एंगल होगा, ये दोनों के बीच में, वही इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होगा, ये 90 डिग्री इसके और ये 90 डिग्री इसके, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस जो है दिस विल बी 8 एंड दिस इज 10, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, cos थीटा इज 8 by 10, 4 by 5, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा 4 by 5, तो ये तो 37 डिग्री होता है, और tan 37 क्या होता है, 3 by 4, ठीक है। बस थोड़ा सा ज्योमेट्री था इसमें, और कुछ था नहीं, थोड़ा सा ज्योमेट्री था, ठीक है। ये इधर को जाएगा V2 से, और ये है V1, दिस इज V1, तो यही लिखा जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 tan थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक है, अर्नब ने भी बताया सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, अब अगेन कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक 2 kg का ब्लॉक है टेबल के ऊपर, और एक 1 kg के ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, और 1 kg का ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा है, और जो ये सरफेस है ये रफ है, ठीक है, इसका म्यू दिया हुआ है 0.6, दिस इज 2 kg एंड दैट इज 1 kg, ठीक है। अब इसमें कहा हुआ है कि स्ट्रिंग जो है ये लाइट है, इनएक्सेंसिबल है, देयर इज नो फ्रिक्शन एट द पुली, सो यू हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है। इसमें टेंशन बताना है, और जब इसका टेंशन बता दोगे तो अब इसको रिप्लेस कर देना, रिप्लेस द ब्लॉक बाय ए 2 kg बॉडी एंड देन अगेन फाइंड टेंशन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कहा था, क्या चेक करना होता है,
कि सिस्टम चलेगा या नहीं। ठीक है, सिस्टम चलेगा या नहीं उसके बाद हम बहुत सारी चीज बता सकते हैं। तो इस वाले केस में सिस्टम हमको लगता है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहां से वेट तो इसका 10 न्यूटन लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो एफ मैक्स हो सकता है वो होगा 0.6 इंटू 12 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन इसको चला ही नहीं पाएगा, तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है। अगर तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी विल बी सिंपली 10 न्यूटन। और अगर कोई पूछे फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा 10 न्यूटन। फ्रिक्शन विल नॉट बी 12 न्यूटन। फ्रिक्शन हमेशा म्यूएन नहीं होता, आपको मैंने बताया था फ्रिक्शन म्यूएन या उससे कम होगा। ठीक है, सेकंड केस में दिस विल बी 20 न्यूटन। तो अब डेफिनेटली एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, यहां पे 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि सिस्टम चल पड़ा। अब इधर से 20 लग रहा है। ठीक है, दिस इज नाउ 20 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन इज नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 2 + 2 4। सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी एक का इक्वेशन लिख लो, 20 - t इज इक्वल टू 2 × 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छी तरह से सोच करके आंसर करना। ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले आईआईटी में आया हुआ है, बट मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिंपल है। ये एक प्लैंक है और प्लैंक के साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है और एक ब्लॉक है यहां पे। ठीक है, ब्लॉक का मास m है। ठीक है, और ये प्लैंक जो है ये रफ है। रफ प्लैंक। ठीक है, अब इस प्लैंक को टिल्ट करना शुरू करो। ठीक है, प्लैंक इज बीइंग टिल्टेड थीटा, मतलब अब हम इसको कुछ इधर लेके आ गए। ठीक है, तो हमने इसको थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया और थीटा को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक ऐसे ही है, दिस इज ब्लॉक। ठीक है, तो आपको एफ को प्लॉट करना है थीटा के अगेंस्ट। ठीक है, सॉरी, एक्सटेंशन को प्लॉट करना है या एलोंगेशन। प्लॉट एलोंगेशन इन स्प्रिंग अगेंस्ट थीटा। ठीक है, थीटा के अगेंस्ट इसको प्लॉट करना है। थीटा हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये थीटा है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शंस जो है ना वो इस तरह से हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, पहला ऑप्शन ऐसे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ऐसे, तीसरा ऑप्शन ऐसे और चौथा ऑप्शन ऐसे। ठीक है, ये चार में से बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। एलोंगेशन वर्सेस थीटा। ठीक है, x वर्सेस थीटा, x वर्सेस थीटा। ठीक है, इसको हम टिल्ट करते जा रहे हैं। एलोंगेशन वर्सेस थीटा का ग्राफ कौन सा होगा, ABCD कौन सा ग्राफ होगा। मतलब है तो वैसे कैलकुलेशन से ही हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। चलो एक छोटा सा हिंट ये है कि जब हम इसको टिल्ट करना शुरू करेंगे तो ब्लॉक को रोके रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी। पहली जिम्मेदारी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, फ्रिक्शन की या स्प्रिंग की। इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने की जिम्मेदारी किसकी है,
पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रिक्शन की है, क्योंकि जब तक ब्लॉक आगे बढ़ेगा नहीं तब तक स्प्रिंग के अंदर टेंशन आएगा क्यों, स्प्रिंग को फिर खींचेगा क्यों। जब ब्लॉक आगे बढ़ेगा तभी स्प्रिंग आगे खींचेगा, याद रखना। तो इसका मतलब शुरू शुरू में अप टू एंगल ऑफ रिपोज स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन आएगा नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला जो कोशिश है वो तो फ्रिक्शन ही कर रहा है ब्लॉक को रोकने का, और वो एंगल ऑफ रिपोज तक ब्लॉक को रोक के रखेगा अपने आप। उसके बाद फिर एक्सटेंशन आना शुरू होगा, स्प्रिंग फोर्स आना शुरू होगा। तो इसमें देखो दो तो तुम फटाफट मना कर सकते हो, ये और ये। शुरू शुरू में तो एक्सटेंशन 0 होगा ही होगा। अब इन दोनों में से बताना है कौन सा होगा। सो विल दिस गो ऑन इंक्रीजिंग और विल इट बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। मतलब C जो है वो कांस्टेंट की तरफ टेंड करता हुआ हमको दिख रहा है। एनीवेज, तो मान लो थीटा जो है वो ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू है, एंगल ऑफ रिपोज के आगे चला गया मामला। तो अभी इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, यहां पे लग रहा है फोर्स म्यू mg cos थीटा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया है n, और इधर जो है ये mg cos थीटा है, तो फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया। अब इसके बाद यहां से कुछ स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि F स्प्रिंग प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। सो दैट मीन्स F स्प्रिंग इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है, और थीटा बढ़ते बढ़ते कहां तक हम ले जा सकते हैं, 90 डिग्री तक ले जा सकते हैं। तो एज थीटा इंक्रीजेस टू 90 डिग्री, साइन थीटा जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और कॉस थीटा ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो इनका डिफरेंस है वो डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा होगा, और किसी भी टाइम पे ये कर्व को फ्लैट होने का मौका नहीं मिलेगा, ये गलत है। तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर विल बी डी। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया। ये इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, ये kx है ना, तो सिंपली x इक्वल टू k इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमको तो खाली इसका ट्रेंड देखना है। इसमें साइन थीटा लगातार बढ़ता जाएगा और कॉस थीटा लगातार कम होता जाएगा, तो इनका डिफरेंस लगातार इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन आई एम गिविंग यू ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ए फोर्स F इज अप्लाइड टू द इनिशियली स्टेशनरी कार्ट। ठीक है, कार्ट क्या मतलब, ये ब्लॉक है, दिस इज 10 kg और ये फोर्स F है। ठीक है, और वेरिएशन ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह से हो रहा है, वेरिएशन ऑफ फोर्स ऐसे है। ठीक है, ये पैराबोलिक है, वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम है। ठीक है, तो F इक्वल टू सम कांस्टेंट k t स्क्वायर, इस तरह से है। ठीक है, और ये दिया हुआ है 5 सेकेंड पे ये 50 दिया हुआ है, न्यूटन में 5 सेकेंड पे 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल टू 5 सेकेंड कितना हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन कोई भी नहीं है। ठीक है, ये म्यू 0 है, फ्रिक्शन कोई भी नहीं है।
आपको बताना है स्पीड ऑफ ब्लॉक एट t इक्वल टू 5 सेकेंड कितना होगा। ठीक है, क्या चीज इसमें लगाएं? मेरे ख्याल से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम देखो 50 इज इक्वल टू k इंटू 5 स्क्वायर, सो k इज 2, तो फोर्स इज बेसिकली 2t स्क्वायर। ठीक है, अब बस इंटीग्रेशन एफ डी टी कर लो, दैट गिव्स यू इंपल्स 0 to 5, सो 2t स्क्वायर डी टी 0 to 5, so this will be 2t cube by 3, 2t cube by 3, और 250 by 3 ये आ जाएगा impulse, and J is equal to delta P, so this will be M delta V, और इनिशियली रेस्ट में था तो डेल्टा V इक्वल टू सिंपली आ जाएगा डिवाइडेड बाई मास कर दो 25/3, तो बिल्कुल ठीक है, इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनल वेलोसिटी 25/3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो एक आसान क्वेश्चन देते हैं, ये भी आसान था, ये तो काफी आसान था। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है। इधर एक 2 kg का ब्लॉक लटकाया है, इधर एक 3 kg का ब्लॉक लटकाया है, और ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, इसकी रीडिंग कितनी होगी? रीडिंग कितनी होगी? ठीक है, ये एक सिचुएशन है, फिर एक और सिचुएशन हमको यहां पे दिया हुआ है कि ये 2 ब्लॉक्स हैं, M और M। ठीक है, ये देखना, दोनों को मैं कंपेयर करने को दे रहा हूं तुम्हें, और ये दोनों ब्लॉक्स के ऊपर अब मैं लगा रहा हूं इधर से फोर्स 20 न्यूटन और इधर से फोर्स 30 न्यूटन। अगेन तुमको बताना है रीडिंग। ठीक है, ये 2 ब्लॉक्स पे हमने फोर्स जो इधर 2 kg और 3 kg लगाया था ना, अब इधर ऐसे कर दिया। दोनों केस में बताना है रीडिंग कितना होगा। ओके, स्प्रिंग बैलेंस जो है ना वो हमेशा टेंशन को रीड करता है, वो वेट को रीड नहीं करता। तो ये इसमें ना आपको स्प्रिंग बैलेंस को आइडियल लेकर के चलना है, मासलेस। स्प्रिंग का कोई मास नहीं है। अब करना है, देखो इट्स लाइक एटवुड मशीन, पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा, ए ऊपर ए नीचे। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा? देखो इधर से 30 न्यूटन लगा, इधर से 20 न्यूटन लगा, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास। नेट ड्राइविंग फोर्स इज 30 - 20 डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास। अच्छा, आई एम सॉरी, टी का फॉर्मूला मैं सीधा ही निकाल देता। ठीक है, एनीवेज चलो, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर किसी एक का इक्वेशन ले लो, उससे भी टी आ जाएगा। सो टी विल बी इक्वल टू t - 20 will be equal to 2 into t - 20 will be equal to 2 into 2, तो t इक्वल टू आ जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, इसको नॉर्मली जो है ना हम ऐसे बताते हैं 2.4 kg वेट, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो है वो kg वेट में होती है। ठीक है, बट बेटा अर्नब, आपने टेंशन फाइंड आउट किया तो टेंशन का वैल्यू तुम ऐसे लिख लेते, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मतलब मैं ये बहुत लंबे मेथड से चला गया, सीधा फॉर्मूला है 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 + 2 इंटू 10, 24 न्यूटन आ जाएगा ये।
दिस विल बी 24 न्यूटन। सेकेंड वाले का आंसर बताओ, दिस वन। चलो इसको बताओ, स्प्रिंग बैलेंस के दोनों साइड हमने मास के 2 ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको रीडिंग बताना है इसका। पहले इस पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन बता दो। ये पूरा सिस्टम इस तरफ को मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है। देखो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है, टोटल मूविंग मास। सो दिस इज 5 बाई m, ठीक है। 10 बाई 2m इज 5 बाई m, एक्सेलेरेशन इज 5 बाई m। अब कोई एक ब्लॉक ले लो, तो इस पर इधर टेंशन T लग रहा होगा, ये T ही तो निकालना है। 30 माइनस T इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो वाकई T 25 न्यूटन आ गया, बिल्कुल ठीक है, इट विल बी 25 न्यूटन। अच्छा, लावण्या ने पूछा है इनिशियली वुडन ब्लॉक्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। आई एम सॉरी, देखो इसमें जो है एक चीज लिखा होता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो आफ्टर रीडिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक है। नॉर्मली इस तरह से पूछते हैं, बिल्कुल तुमने ठीक पॉइंट आउट किया है बेटा। अगर इनिशियली देखा जाएगा तब तो नेचुरली फिर तो 0 ही आंसर लिखा जाएगा, क्योंकि इनिशियली कोई इसमें एक्सटेंशन नहीं है। इसमें मतलब ये कहा जाता है कि जब स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आ गया है उसके बाद बताना है, ठीक है। देखो एक ऐसे लिखा है कि देयर इज ए वुडन ब्लॉक एंड इट इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन ए सरफेस, ठीक है, एंड इट्स गिवन दैट देयर इज ए स्लॉट। तो ऐसा एक स्लॉट है और इस स्लॉट के अंदर एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है, ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। ये स्लॉट या ग्रूव बोलो जो भी है, एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको कितने एक्सेलरेशन से vertical plane, and this is a groove. So what should be the acceleration so that there is no deformation in the spring? For ये mass इसका m है, for और k है इसका spring constant, for no deformation in the spring. And I think this is easy one. This is easy one. कितना acceleration हो कि spring के अंदर कोई deformation नहीं आए? Well, this is based on this concept. अगर एक wedge है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, वेज का कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव? तो बिल्कुल सिंपल, इसी के बेसिस पे हम इसको भी आंसर कर सकते हैं। अगर स्प्रिंग को ना दबाना है ना खींचना है, तो उस केस में इस ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी ही नहीं होनी चाहिए ग्रूव के अंदर। और वो कब होता है? व्हेन A इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है, when A is equal to G tan theta. Okay. Now I'm changing this question slightly. If A is equal to 2G tan theta, what will be the extension in spring? This is the next question, the next part. अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक्सेलेरेशन को 2g tan थीटा कर देते हैं। अच्छा, ये अगेन
आई टेल यू अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम व्हेन लेंथ ऑफ स्प्रिंग हैज बिकम कांस्टेंट, ठीक है। अंडर इक्विलिब्रियम आपको बताना है कि कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा सोचना है और आंसर करना है, मतलब मुश्किल नहीं है, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सोचना है, आंसर आ जाएगा। हिंट है, फोर्सेस दिखा दो, mg नॉर्मल रिएक्शन, और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो एक सूडो फोर्स इधर दिखाना पड़ेगा Fp। अभी मुझे स्प्रिंग का नहीं पता क्या एक्सटेंशन आएगा, तो मैं स्प्रिंग फोर्स केवल ऐसे Fs दिखा देता हूं, दिस इज Fs या FSP, ठीक है, FSP। और अब देखो फोर्सेस को जो है ना, मैंने आपको कहा था कि along the incline and perpendicular to incline कंपोनेंट निकालना, ठीक है, क्योंकि मोशन जब भी होगा तो along the incline ही होगा। तो अब मैं mg और fp के कंपोनेंट्स निकालूंगा, ना कि n और fsp के, ठीक है। तो mg का इधर आ जाएगा कंपोनेंट mg sin थीटा एंड दिस विल बी fp cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में अब इक्विलिब्रियम देखना है, तो उसके लिए लिखोगे FSP प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा, और a का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2g tan थीटा, तो दिस मींस दिस विल बिकम 2mg sin थीटा, ठीक है। a का वैल्यू यहां पे यूज कर लेना, तो बिल्कुल ठीक है, kx इक्वल टू आ जाएगा mg sin थीटा, तो x का वैल्यू वही आ जाएगा जो सारे बच्चों ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो आई होप मतलब आपको आज के क्वेश्चंस से कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं अगली क्लास में आपको थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, ठीक है। आज वाले क्वेश्चंस ठीक थे, बहुत टफ नहीं थे, बट अगली बार जो क्वेश्चन लाऊंगा वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, और लॉज ऑफ मोशन पे लास्ट लेक्चर होगा उस दिन, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।